हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत जो पढ़ रहे थे आपकी कोशिका, और उसी के अंतर्गत यहाँ पर कोशिका से रिलेटेड जो आपके भाग होते हैं, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, केंद्रक हो गया, गुणसूत्र हो गया, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखा जाए तो मेन फैक्ट जो निकल के आते हैं एग्जाम में वो इसी वीडियो से आपके मिलते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, जो आपकी कोशिका है, क्योंकि वो वीडियो और ये वीडियो मिलाकर ही देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी में यहीं से बनते हैं, ठीक है ना। और इसमें हमने दो प्रकार से कवर किया है, थ्योरी के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको इसी के साथ सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आपके देखिए साइंस के वीडियो हो या आपकी यूपी जीके हो या हिंदी हो, है ना, या हिस्ट्री हो, हर एक प्रकार के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, और पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका अंग, जिसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं। आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ संरचना इस प्रकार से आपकी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया था वो सर्वप्रथम किसने किया था, यहाँ पर आप कहेंगे सर अल्टमैन ने किया था। कब किया था, तो 1890 में किया था। याद रखिएगा यहाँ पर बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि खोज किसने किया तो आपके अल्टमैन ने किया, और इसका जो नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। याद रखिए ये जो आपके होती है माइटोकॉन्ड्रिया, यह दोहरी झिल्ली की रचना है। याद रखिए यहाँ पर देख सकते हैं यह दोहरी झिल्ली की रचना है, जिसमें भीतरी झिल्ली में अंगुली जैसा उभार होता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें अंगुली जैसे आपके हैं, इसे क्रिस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव पाया जाता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। तो याद रखिए पहला पॉइंट है यह कोशिकीय शोषण में सहायक होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये कोशिकीय शोषण में सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण के समय एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ एटीपी संग्रहित रहता है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाता है। इसलिए ऊर्जा का शक्तिग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल या ऊर्जा का भंडार ग्रह, है ना, या स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिकीय शोषण के समय एटीपी का निर्माण होता है ना, और यहाँ एटीपी संग्रहित रहता है जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाते हैं, इसलिए इसे ऊर्जा का पावर हाउस यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर देखिए अब आपको वन लाइनर पॉइंट में जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो आपके अल्टमैन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर किस कोशिका में यहाँ पर पाया जाता है, कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है केवल किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं। पीछे इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था वहाँ पर यूकैरियोटिक के बारे में अच्छे तरीके से समझाया था। तो याद रखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है केवल कैसी कोशिका में, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका के किस अंग को कोशिका का ऊर्जाग्रह भी कहते हैं, तो आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका के किस अंग में शोषण से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण तथा भोजन का ऑक्सीकरण संपन्न होता है, तो आपकी कहाँ पर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा एटीपी का निर्माण और भोजन का जो ऑक्सीकरण है ये संपन्न कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जो आपकी कोशिका भित्ति होती है। याद रखिए कोशिका भित्ति किस में मिलेगी, ये आपके पेड़ पौधों में मिलती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपका दिया गया है, और इसमें देख सकते हैं एक वलय के जैसे भी आपके दी गई है, और इसके कई भाग होते हैं, अंतः स्तर, मध्य स्तर, बाह्य स्तर, द्वितीय भित्ति, प्राथमिक भित्ति और मध्य पट्टिका, इस प्रकार से होगी। तो याद रखिएगा कि जो आपकी कोशिका भित्ति है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह अजीवित पदार्थों से बनी दृढ़ तथा रक्षात्मक परत होती है, जो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, अर्थात पेड़ पौधों में पाई जाती है। और याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति जो आपकी होती है मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी आपको नोट कर लेना है।
कोशिका भित्ति की अगर कार्य बात करें तो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना और कोशिकाओं को क्या करना, सुरक्षित करना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेंगे कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आप कहेंगे सर सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है कि कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करना। कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है, चाहे जीवाणु हो, पौधे हैं, कवक है, इनमें आपकी पाई जाती है। आते हैं कोशिका झिल्ली में, आप देख सकते हैं एक कोशिका झिल्ली आपके दी गई है और इसी कोशिका झिल्ली में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे गाल्जी का उपकरण है, लाइसोसोम आपका हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये भी आपकी इसी में है। कोशिका झिल्ली, तारकाय यहाँ पर है, केंद्रीय झिल्ली, अंतःद्रव्यी झिल्ली, यहाँ पर दे सकते हैं कोशिका द्रव्य हो गया या आपका यहाँ पर केंद्रक, इसी में आपको सब कुछ मिल गया है। यहाँ पर दे सकते हैं जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर देखा जाए तो यह कोशिका की जीवित झिल्ली है। कोशिका झिल्ली यह कोशिका की जीवित झिल्ली है। यह एक कोशिका को दूसरी से और या बाहरी आवरण से अलग करती है। याद रखिए जो कोशिका झिल्ली होती है यह एक कोशिका को दूसरी से तथा बाहरी आवरण से क्या करती है, अलग करती है। जो कोशिका झिल्ली बनी होती है उसमें लिपिड लगभग देखा जाए तो 28 से 79%, प्रोटीन 20 से 70%, कार्बोहाइड्रेट 1.5% और जल कितना होता है 20% विद्यमान रहता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि कोशिका झिल्ली की जो संरचना के संबंध में देखा जाए तो कोशिका झिल्ली की संरचना के संबंध में सिंगर एवं निकल्सन द्वारा प्रस्तुत तरल मोजाइक मॉडल सर्वमान्य है। अर्थात देखा जाए तो कोशिका झिल्ली की जो संरचना है वो आपकी मोजाइक मॉडल जैसी आपकी है, जो कि सिंगर और आपके निकल्सन द्वारा ये प्रस्तुत की गई है। याद रखिए कोशिका झिल्ली जो आपकी, इसके कार्य क्या है, तो आप कहेंगे सर यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो पदार्थों के अभिगमन में मदद करती है। याद रखिए ये कैसी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो पदार्थों के अधिगमन में मदद करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, कोशिकांगों को सुरक्षा भी प्रदान करती है। आते हैं राइबोसोम की, और राइबोसोम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका राइबोसोम का पार्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं राइबोसोम से क्वेश्चन बनते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन हैं, तो राइबोसोम के खोजकर्ता हैं पैलाडे। कौन है, पैलाडे हैं। याद रखिए राइबोसोम अंतः जो आपका पद्रव्य जालिका होती है उसके ऊपर बिखरे हुए या कोशिका द्रव्य के स्वतंत्र रूप आपके यहाँ पर रहते हैं, याद रखिएगा। याद रखिए राइबोसोम अंतः जो प्रद्रव्य झिल्ली जालिका होती है उसके ऊपर बिखरे हुए या कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रहते हैं। याद रखिए यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। याद रखिएगा ये जो राइबोसोम है ये आपके चाहे जंतु कोशिका हो और चाहे आपकी पादप कोशिका, मतलब मनुष्यों में भी, पेड़ पौधों में, कवकों में, ये सब में आपकी पाई जाती है, लेकिन स्तनीय लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन होता है। जो राइबोसोम है ये पादप जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन स्तनीय लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी में यह नहीं पाई जाती। अगर क्वेश्चन पूछे कि राइबोसोम आरबीसी में होते हैं, आप कहेंगे स्तनियों में आरबीसी में नहीं होते हैं। याद रखिए ये आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। जो राइबोसोम हैं ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं जिनकी मात्रा लगभग बराबर रहती है। जब ये समूह में रहते हैं तो इन्हें पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। याद रखिए जब ये समूह में रहते हैं तो पॉलीसोम या आपके पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। याद रखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो राइबोसोम है किसका बना होता है। हमने वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको निकाल के रख दिया है कि अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आती है तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन से भी आप रख सकते हैं। राइबोसोम किसका बना होता है, तो आप कहेंगे सर प्रोटीन और आरएनए का लगभग बराबर हिस्सा का होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, संश्लेषण मतलब एक प्रकार से बनाना। राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे सर केंद्रिका के द्वारा होता है। जंतु कोशिका में राइबोसोम को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोजा, तो आपकी जॉर्ज पैलिड ने खोजा था। प्रोटीन का कारखाना किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो आप कहेंगे सर प्रोटीन का कारखाना किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहा जाता है। किसे, राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, यहाँ पर जो आपका गाल्जी काय है, ये गाल्जी काय का कुछ यहाँ पर भाग दिख रहा होगा जिसमें ट्रांस भाग हो गया या का स्ट्रिंग हो गया या पृष्ठ भाग हो गया, संक्रमण पुष्टिका ल्यूमेन, ये आपको इसमें है। तो याद रखिए गाल्जी काय क्या है, तो सबसे पहले पॉइंट है कि इसकी खोज जो किया था वो कैमिलो गाल्जी ने
1898 में किया था। या विभिन्न आकार में चपटी तथा मुड़ी हुई थैलियों के एक समूह है। आप देख सकते हैं चपटी भी हैं, मुड़ी हुई क्या हैं, ये थैली जैसी आपकी हैं, है ना। तो याद रखिए गाल्जी काय जो आपकी होती हैं ये आकार में चपटी और मुड़ी हुई थैलियों का एक समूह होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन के स्राव में सहायक होता है। जब प्रोटीन है ना क्या होता है, बनता है, तो उसके स्राव में सहायक होता है। लाइसोसोम के निर्माण में भी याद रखिए सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गाल्जी काय के द्वारा होता है। याद रखिए जो कार्बोहाइड्रेट है इसका संश्लेषण गाल्जी काय के द्वारा होता है। एक पॉइंट और भी आपका है कि जो आपका एक्रोसोम के निर्माण में भी ये सहायक होता है। अगला पॉइंट आपका दिया है कि जो गाल्जी काय की स्रावित कणिकाएं हैं वो रिक्तियों में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। झिल्ली कोशिका झिल्ली के भीतर जो भीतरी झिल्ली होती है उसमें संगालिक को जाती है, फिर एक्सोसाइटोसिस द्वारा स्रावित पदार्थ की ओर मुक्त हो जाते हैं। इसलिए गाल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधन भी कहते हैं। तो याद रखिए क्वेश्चन आपसे यहीं से बनेगा कि गाल्जी काय को या कोशिका का यातायात प्रबंधन किसे कहते हैं। तो कोशिका का यातायात प्रबंध जो कहा जाता है प्रबंधक, वो आपकी गाल्जी काय को कहा जाता है, याद रखेगा। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर पॉइंट में जो क्वेश्चन बनेंगे कैसे बनेंगे देखते जाइएगा। गाल्जी काय की खोज किसने की, तो कैमिलो गाल्जी ने किया। गाल्जी काय उपकरण का प्रमुख कार्य क्या है, तो कोशिका के भीतर तथा बाहर पदार्थों को भेजना है। गाल्जी काय को पौधों में किस नाम से जाना जाता है, तो आपके डिक्टियोसोम के रूप में जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, लाइसोसोम। यहाँ पर लाइसोसोम की जो खोज किया था वो आपके डी डुवे ने किया था। यह एक थैली नुमा संरचना होती है जो झिल्ली द्वारा घिरा होता है। यह बहुरूपता को दर्शाता है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जिसका निर्माण गाल्जी काय में होता है। लाइसोसोम जब फटते हैं तो इनमें उपस्थित एंजाइम कोशिकांगों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर लाइसोसोम को कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं, तो इसमें जो पाचक एंजाइम हैं जिनका निर्माण गाल्जी काय में होता है, लाइसोसोम जब फटते हैं तो इनमें उपस्थित जो आपके एंजाइम हैं वो कोशिकांगों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। याद रखिए इसके कार्य क्या हैं, तो लाइसोसोम के कार्य क्या हैं, ये बाह्य कोशिकीय एवं अंतर कोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं या कोशिका विभाजन में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। लाइसोसोम का कार्य क्या है, क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लाइसोसोम का निर्माण कोशिका के किस अंग में होता है, आप कहेंगे गाल्जी काय में। कोशिका के किस भाग को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका के किस भाग में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो जीव द्रव्य को घुला देने अथवा नष्ट कर देने की क्षमता रखते हैं, तो आपके लाइसोसोम में ही आपके होते हैं। यहाँ पर हमने इसलिए वन लाइनर ले लिया है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी आपको आसान लगेगा, है ना। ये चैप्टर जितना कठिन भी है उतना सरल है। आपको हमने यहाँ पर सरल बनाने का प्रयास किया है। थ्योरी पढ़ना है थ्योरी पढ़ सकते हैं, वन लाइनर पढ़ना है वन लाइनर पढ़ सकते हैं, बाकी टेस्ट पेपर तो आपको अच्छा लगेगा ही। देखिए यहाँ पर आपके केंद्रक से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ केंद्रक की संरचना में कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे एक क्रोमैटिक धागे के रूप में ये आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखा केंद्रक झिल्ली आपकी दी गई है, ये केंद्रक झिल्ली आपकी हो गई। कोशिका में जो छिद्र आपके हैं वो भी इसमें दिए हैं। यहाँ पर जो केंद्रिका है वो इस प्रकार से केंद्रिका है ना। यहाँ पर क्रोमैटिक जो आपके हैं ये आपके वाले भाग हो गए, ठीक है ना। तो यही पॉइंट अभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। यह गोलाकार रचना है जो कोशिका के मध्य में होता है। याद रखिए जो केंद्रक हैं इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह गोलाकार रचना है जो कि कोशिका के मध्य में होता है, जो आपकी कोशिकाएं होती हैं उसके मध्य में होता है। केंद्रक में जो आनुवंशिक तत्व होते हैं अर्थात जो आपके डीएनए पाए जाते हैं, याद रखिए केंद्रक में आनुवंशिक तत्व पाए जाते हैं और यह कोशिका के क्रियात्मक कार्य में क्या करती है, नियंत्रण करती है। यहाँ पर रचना की अगर बात करते हैं तो केंद्रक के चारों ओर केंद्रीय आवरण होता है जो केंद्रीय तत्व को कोशिकीय द्रव्य से अलग करता है। आवरण दो झिल्लियों को बना होता है जिसमें केंद्रक छिद्र आपके पाए जाते हैं। जो आपके पॉइंट इसमें हमने दिखाया वही चीज़ यहाँ पर दिया है। केंद्रक के चारों ओर केंद्रीय देखो आवरण है और केंद्रीय तत्व को कोशिका द्रव्य से क्या करती है, अलग करती है। आवरण झिल्लियों का बना होता है जो कि केंद्रक झिल्ली
यहाँ पर जिसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाला द्रव्य जो आपका है वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। केंद्रक में पाए जाने वाला जो द्रव्य है वो केंद्रक कहलाता है। इसमें प्रोटीन है, फास्फोरस है, न्यूक्लिक अम्ल आपके पाए जाते हैं। अगला देखो दिया है केंद्रक द्रव्य में धागा जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन का जाल कहते हैं। क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय मोटी आकृति बनाते हैं जिसमें क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमैटिन में हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रक द्रव्य में एक गोलाकार रचना केंद्रिका पाया जाता है। केंद्रिका में आरएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है तथा राइबोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जो भी पॉइंट हमने यहाँ पर आपको दिखाया उसी की परिभाषा ही आपसे यहाँ पर दिया गया है। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बस ये बताया गया है कि अगर पूछे कि कोशिका जो छिद्र है ना, ये देख सकते हैं कोशिका छिद्र है। इसमें आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि ये जो आपका केंद्रक झिल्ली है उसी में आपका केंद्रक कोशिका छिद्र आपका है। केंद्रिका देख सकते हैं इसके मध्य में आपका है ना। क्रोमैटिक धागे इस प्रकार से है आपके हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर ये पॉइंट है, तो चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी वन लाइनर अभी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके होंगे। इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए कि केंद्रक में मौजूद जो आपका डीएनए है ये आनुवंशिक लक्षणों से संबंध है। केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और आरएनए का निर्माण करता है। याद रखिए जो केंद्रक है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए लाभदायक होती है या प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, आरएनए का निर्माण करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेंगे डायरेक्ट कि केंद्रक की खोज किसने किया, तो आप कहेंगे सर रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कोशिका के मुख्य भाग कौन से हैं, तो देखिए कोशिका झिल्ली हो गया, केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। केंद्रक कितने भागों से मिलकर बनता है, तो 4 भागों से मिलकर बनता है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमैटिन जालिका से बनता है। केंद्रक के अंदर गाढ़ा पारदर्शी द्रव किस भाग में पाया जाता है, तो ये जो आपका केंद्रक के अंदर गाढ़ा पारदर्शी द्रव्य होता है ना, ये जो पाया जाता है केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए का भंडार गृह किसे कहते हैं, इसको भी नोट करिएगा, आईएमपी पॉइंट है कि आरएनए का जो भंडार गृह कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो केंद्रिका को कहा जाता है। किसे, केंद्रिका को कहते हैं। क्रोमैटिन जालिका किससे बनी होती है, तो डीएनए तथा प्रोटीन से बनी होती है। केंद्रक में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, तो डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र ये केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, तो कोशिका गतिविधियों को संचालित करना और उसे नियंत्रित करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम। यहाँ पर देख सकते हैं गुणसूत्र की जो कुछ संरचना है, यहाँ पर कुछ इस कुंडली नमा आपकी संरचना आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं 2-4 पॉइंट यहाँ से कि जैसे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो जोड़े के रूप में पूछेगा तो 23 हैं। बाकी कहेंगे सर सूत्रों की संख्या कितनी, गुणसूत्रों की 46 है। कुत्ता में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 39 अर्थात 78 आपकी होती है। चूहा में गुणसूत्र की जोड़ी जो आपकी होती है 21 अर्थात 42 हो जाएंगे। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र जो होते हैं वो आपके 12 होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ड्रोसोफिला जो मक्खी है उसमें क्या होते हैं, तो आपके 8 गुणसूत्र होते हैं। मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो गेहूँ में 42 गुणसूत्र होते हैं और आलू में भी 42 गुणसूत्र होते हैं। गेहूँ और आलू में बराबर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मटर में गुणसूत्र की संख्या पूछे तो 14 हो जाएगी और कपास की बात करते हैं तो इसमें 52 होते हैं। मक्का में कितने होते हैं, 20 होते हैं। और वहीं पर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, तो 1300 से लेकर 1600 ये गुणसूत्र आपको टेरिडोफाइट्स मिलेंगे जो कि ऑपियोप्लाज्म में मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपको गुणसूत्र से रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको लिख रहा होगा, जैसे मैट्रिक्स शब्द मिलेगा, क्रोमोनीमेटा आपका शब्द हो गया जो कि कुंडलित रचना के बीच में आपका है। क्रोमीमियर आपका है ये भी इसी में है। पेलिकुलर हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, प्राथमिक संकीर्ण, द्वितीयक संकीर्ण और सैटेलाइट, ये आपके इसके क्या होते हैं, गुणसूत्र के भाग होते हैं। देखिए क्रोमोसोम शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो 1888 में वाल्डेयर ने किया था। समसूत्री कोशिका विभाजन जो कि माइटोसिस की मेटाफेज एवं एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। प्रत्येक जात के जीवधारियों की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र होते हैं। बाकी हमने गुणसूत्र आपको दिखाई दिया है।
याद रखिए जो क्रोमोसोम दो कुंडलीय भाग होता है, एक क्रोमैटिक कहलाता है और क्रोमैटिक में दो क्रोमोनीमेटा होते हैं। जो क्रोमैटिक एक गोलाकार कण होता है जो कि सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। यहाँ एक संकुचन पाया जाता है जिसे प्राथमिक संकुचन कहते हैं, अभी आपको देखने को मिला था। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु जो होता है उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राथमिक संकुचन के अलावा एक द्वितीयक संकुचन भी पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। न्यूक्लियोर ऑर्गेनाइजर के बाद गोलाकार रचना जैसे कि सैटेलाइट कहते हैं और ऐसे क्रोमोसोम को SAT क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमोसोम के दोनों अंतिम सिरों को टीलोमियर कहते हैं। जो गुणसूत्र अभी आपने देखा था इसके अंतिम जो आपके सिरे हैं उनको टीलोमियर कहते हैं। यहाँ पर इसके कार्य क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं स्फेरोसोम, ये अलग से आपका है ना, ये हेडिंग आपकी है स्फेरोसोम। पादप कोशिका का लाइसोसोम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर पादप कोशिका का लाइसोसोम कहते हैं स्फेरोसोम को कहते हैं। स्फेरोसोम मुख्य कार्य होता है वसा का संश्लेषण और संग्रहण करना। नेक्स्ट आपके यहाँ पर हेडिंग है आपका सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन में सहायता करना। तो इस थ्योरी में आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि थ्योरी के माध्यम से पढ़ाया, क्योंकि जिनको अच्छी तरीके से कहीं लिखना पड़ जाए तो लिख सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, वन लाइनर भी आपको साथ साथ में हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। यहाँ पर देखिए एक आपका क्वेश्चन है कि कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, किसे जानते हैं, कोशिका के पावर हाउस के रूप में किसे जानते हैं, ये आप लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है। और पढ़ा है तो भैया इस वीडियो को है ना, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, लगभग आपको 75 से 100 क्वेश्चन, ये जो दो वीडियो हैं उनको हम मर्ज अर्थ कह सकते हैं कि जो इसका पहले वाला पार्ट था कोशिका और कोशिका के जो आपके अंग दिए हैं ये इस क्वेश्चन बनते हैं। तो लगभग 75 से 100 क्वेश्चन हम आपको इसी से करा देंगे। एक स्पेशल वीडियो देख लेंगे तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो उससे सब क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। बाकी इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो लाइक करिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।